Like my YouTube channel INS Maths. In this video, we are going to discuss about the differential geometry और उसमें हम बात करने वाले हैं तो लोकल सरफेस थ्योरी के बारे में। लोकल सरफेस थ्योरी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास में सरफेस जो होती है उसका जो इक्वेशन होता है वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो उसी के इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखेंगे एंड उसी के साथ में हम उसके जो इन कंपोनेंट फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें। बेसिकली क्या होता है कि लेट एक्स आई वेयर आई जो है वो 1 2 3 होता है, यानी कि इसका मतलब आपके पास में x1 x2 एंड x3 ये इस टाइप के आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हो। ठीक है, विद सरफेस ये कोऑर्डिनेट होता है, एक आपके पास में सरफेस होता है एफ ऑफ एक्स आई, इसको हम कहते हैं एफ ऑफ वन एक्स टू एक्स थ्री। ठीक है, इसको x1 x2 x3 से भी डिनोट किया जाता है और यहाँ पर भी आई 1 2 3 हो जाए। तो ये जो है वो सरफेस के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ द सरफेस। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट इक्वेशन ऑफ द सरफेस। इम्प्लिसिट इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन जो है बेसिकली ये एक इक्वेशन हो गया आपके पास में एफ ऑफ एक्स है, ये किसी आगे एक्स आई पर एक्स आई की वैल्यूज पर डिपेंड करती है, एक्स आई जो होते हैं वो आगे यू की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है जो कि सॉरी ये कोई फंक्शन y होता है जो कि एफ ऑफ एक्स है, यानी कि ये y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, अगेन आगे x किसी पैरामीटर u या t पे डिपेंड करता है, तो इट लाइक दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस टाइप से इसको हम कहते हैं यहाँ पर इम्प्लिसिट सरफेसेस। ओके, सो द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स आई इज द इक्वेशन ऑफ द इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट इक्वेशन ऑफ द सरफेस एंड अ पैरामेट्रिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सारे जो एक्स वाई x1 x2 x3 होते हैं इनको हमें उनके पैरामीटर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एक्स आई जो होंगे वो 1 2 3 तक चलेंगे और एक्स यू ऑफ अल्फा ये क्या हो जाएंगे, यू ऑफ अल्फा, जहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको इन कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई यू ऑफ अल्फा होंगे, जहां पे आई जो होगा 1 2 3 तक वेरी करेगा एंड अल्फा विल बी द 1 and 2। दिस इज द इन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस। When u1 and u2 are the independent variables, or we can say it is a parameter, then like this is the in component form of the surface। आगे बढ़ते हैं, कर्व ऑफ सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट इज द कर्व ऑफ सरफेस, सॉरी कर्व ऑन सरफेस, ये हम यहाँ पे हमने बात किया था। यहाँ पे दो वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसमें क्या होता है जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। एंड जो आपके पास में इम्प्लिसिट इक्वेशन होती है इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स आई जो है वो किसी आगे फंक्शन यू और किसी आगे वेरिएबल यू या टी पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, now, बात करते हैं यहाँ पर कर्व ऑन सरफेस। कर्व ऑन सरफेस क्या होता है? लेट दिस इज एक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू एक्स आई यू ऑफ अल्फा, वेयर आई इज नथिंग बट we can say where I is varies from 1 to 3 and alpha is 1 to 2 and u1, और we can say that आगे u जो है वो किसी और t का फंक्शन, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये u1 is equals to u1 of t and u2 is equals to u2 of t, ये वापस आगे क्या बना रहे, फंक्शन बना रहे हैं। देन दिस फॉर्म ऑफ दिस सरफेस इज द xi इज अ फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या हो जाएगा, xi जो है वो किसके फंक्शन है, किसी फंक्शन g के ना, u ऑफ t, बेसिकली इट इज नथिंग बट u ऑफ, ये xi इज इक्वल्स टू बेसिकली xi ऑफ u अल्फा होते हैं, जहां पे u अल्फा आगे किसी t पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली xi जो होंगे वो भी t पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, which represent a curve on the surface, thus equation of the surface is given by the u alpha equals to u alpha t। u alpha जो है वो t का फंक्शन हो जाएगा। तो उस सरफेस का जब उसके ऊपर कोई कर्व डिनोट करता है, सॉरी कर्व लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, दिस इज द u alpha is equals to u alpha of t, जहां पे अगेन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका x जो है वो u का फंक्शन है, u आगे t का फंक्शन है, दैट इज बेसिकली u जो x जो होगा वो t का फंक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पर अ कर्व अलोंग u2। कर्व की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो टाइप के कर्व हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अ कर्व अलोंग which u2 is constant and u1 varies। A curve along u2 is constant and u1 varies is called u1 coordinate curve। यानी कि जब u1 वेरी करेगा और u2 कांस्टेंट होगा तो उसको हम कहेंगे u1 कोऑर्डिनेट कर्व, या फिर हम इसको कहेंगे u1 पैरामेट्रिक कर्व।
ओके, या तो हम U1 कोऑर्डिनेट कर्व कहेंगे या फिर इसको हम U1 पैरामेट्रिक कर्व कहेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस that a curve along U1 is constant. Now the similar thing is here. यहाँ पे U2 constant हो रहा है, यहाँ पे U1 constant हो रहा है. If the curve or function that is U1 is constant, then यहाँ पर क्या हो जाएगा? It is known as U2 कोऑर्डिनेट कर्व. इस कर्व को हम क्या कहेंगे? U2 कोऑर्डिनेट कर्व कहेंगे या फिर हम U2 पैरामीट्रिक कर्व कहेंगे. सिंपल, जब U1 कांस्टेंट होगा तो वो U2 कोऑर्डिनेट कर्व होगा, जब U2 कांस्टेंट होगा तो U1 कोऑर्डिनेट कर्व होगा. उल्टा चलता है. ठीक है. नाउ ये क्या कहना चाह रहा है? थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस वी कैन ड्रॉ टू पैरामीट्रिक कर्व. हम हर एक पॉइंट पे टू पैरामीट्रिक कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं. वन फ्रॉम द फैमिली दैट इज U1 कांस्टेंट एंड अनदर इज द फैमिली फ्रॉम U2 कांस्टेंट. हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं. इसको ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका ये इस टाइप का होता है, यानी कि कर्वी लीनियर जो कर्व बनते हैं उसके बारे में बात, इसको आपको ड्रॉ करके देखते. तो यहाँ पर इसको बनाने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, कर्वी लीनियर कर्व बनता है. आगे बात करते हैं. देखो यहाँ पर कैसे बनता है ये. इफ द कांस्टेंट ऑफ ईच कर्व आर C1 एंड C2, इसको हम C1 C2 डिनोट करेंगे, देन वी कैन से दैट द ऑर्डर पेयर C1 C2 इज द कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट कर्व. ठीक है. देखो यहाँ पे कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट कर्व कैसे बनता है. अगर आपके पास में ये इस टाइप का एक रीजन गिवन है और इस रीजन के अंदर ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर टाइप से. ये रेड वाली जो लाइन है वो U1 को डिनोट कर रही है, और यहाँ पर अगर ग्रीन या ब्लू से बनाता हूँ वो U2 को डिनोट कर गया. चलेगा कैसे हम यहाँ पे U1 को और इस कर्व लीनियर कर्व को देखें. तो ये जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है, टू फैमिली ऑफ कर्व ऑन पॉइंट. अगर ये जहाँ पे कट कर रहा है, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू फैमिली कट कर रहा है. क्या हो जाएगा, टू फैमिली ऑफ कर्व ऑन पॉइंट्स. पॉइंट पे दो फैमिली जो है ये ऑन. यहाँ क्या हो रहा है, ब्लू वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ पर कहेंगे U2, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हो जाएगा U2 कोऑर्डिनेट पर. यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, U1 जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. सिमिलरली रेड कलर का जो लाइन यहाँ पर रहेगा दैट इज U1 कोऑर्डिनेट पर. U1 कोऑर्डिनेट कर्व का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, इसमें U2 कांस्टेंट, U2 इज कांस्टेंट. ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ वी नो दैट d of xi by ds or component of the unit tangent, it is like a tangent line. Okay, dx by ds as is the curve arc length, as is the arc basically. Okay, the tangent vector on the curve is u alpha is equals to u alpha, that is s parametric form, and u1 parametric curve and u2 is constant. तो जब आपको इस टाइप से मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. दैट वी नो दैट d of xi over ds it is nothing. हमारे पास में xi जो है हम जानते हैं, हमारे पास में कर्व xi is equals to xi that is a function of u of alpha. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, xi या फिर x1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये u of alpha हो जाएगा. यहाँ पर मैं x1 कर देता हूँ, तो दैट विल बी x1 ओवर du. ये डेल क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो डेल ऑफ x1 जो होगा वो डेल u1 हो जाएगा. आगे u1 जो है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, पैरामीटर. यहाँ पे पैरामीटर हमने t कंसीडर किया, यहाँ पे s कंसीडर कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये क्या हो जाएगा, डेल u1 ओवर डेल s हो जाएगा. प्लस सिमिलरली डेल x2 जो कि u2 पर डिपेंड करता है और डेल u2 जो कि s पर डिपेंड करता है. हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डेल ऑफ xi ओवर डेल s इज नथिंग बट, ये जो है यहाँ पर डेल ऑफ u1, इसको हम कहेंगे डेल 1. इट इज नथिंग बट डेल 1 x1. ये हो जाएगा डेल 1 x1 d, इसको लिख देंगे हम d, क्योंकि ये एक ही पैरामीटर है. पार्शियल डेरिवेटिव ने करके हम सिंगल डेरिवेटिव भी इसको लिख सकते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यहाँ पर डेल ओवर डेल ui जो है उसको हम यहाँ पर डेल i इस टाइप से डिनोट करते हैं. 1 है तो 1, 2 है तो 2. ठीक है. और आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा du2 ओवर ds हो जाएगा. ना
हमने यहाँ पर इसको इस टाइप से डिनोट किया, ये चीज ध्यान रखना। अब एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, वेयर u1 xi proportional to the dxi by ds। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम u1, देखो यहाँ पर u1 पैरामीट्रिक कर्व ले रखे, इट मींस u2 कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो गया, u2 कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल टू x2 इज इक्वल्स टू डेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल x2 ओवर डेल u2। ये यहाँ पर कांस्टेंट दे रखा है, मतलब u2 आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, u2 कांस्टेंट दे रहा है, क्योंकि ये u1 पैरामीट्रिक कर्व है। तो जब ये u1 पैरामीट्रिक कर्व होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये टर्म इट शुड बी जीरो। तो यहाँ से कंसिडर अगर हम इसको करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, डेल ऑफ x1 जो होगा प्रोपोर्शनल होगा d ऑफ, that is not partial derivative, is on ordinary derivative, तो d of ds it is with respect proportional to the d of xi over ds। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, hence डेल, ये हो जाएगा डेल 1 x1, डेल 2 x2, डेल 3 x3, क्योंकि यहाँ पर i भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आर द कंपोनेंट ये क्या हो जाएंगे इसके, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर तो 1 फिक्स है ना, 1 होगा, i चेंज हो रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द टेंजेंट कर्व। जो टेंजेंट कर्व यहाँ पर मिल रहा है उसके अलोंग जाएंगे, जहां पर u2 इक्वल्स टू c2 होगा। ये चीज आपको ध्यान, u2 इक्वल्स टू c2, क्योंकि c2 हमने, क्योंकि यहाँ पर u1 पैरामीट्रिक कर्व ले रखा है, क्योंकि u2 कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यहाँ पर u2 के लिए हमने यहाँ पे x2 कंसिडर। हाँ, आगे बात करते हैं। इट मींस अगर मैं यहाँ से x1 वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ तो उसके कंपोनेंट ये होंगे, दैट इज डेल 1 x1, डेल 2, सॉरी डेल 1 ही रहेगा, और x2 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डेल 1 x3 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल 1 x1 e1, इन कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लिख करके नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा डेल 1 x2 e2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल 1 x3 e3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट, यहाँ पर हमने किसका एग्जांपल लिया, ये हमने u1 पैरामीट्रिक कर्व के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर u2 पैरामीट्रिक, u2 पैरामीट्रिक कर्व। u2 पैरामीट्रिक कर्व मींस क्या हो जाएगा, इट मींस दैट u1 इज कांस्टेंट, u1 कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम u1 को यहाँ पर c1 कंसिडर कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला होगा x2 वेक्टर इज नथिंग बट डेल 2 x1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल 2 x1 डेल 2 x2, ये हो जाएगा डेल 2 डेल 3, दैट इज नथिंग बट डेल 2 x1 e1 प्लस डेल 2 x2 e2 प्लस डेल 3 x3 e3, नॉट डेल 3, डेल 2 ही होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ the vector x1 and x2 determine in the plane, this plane is tangent plane to the surface fp। जो हम यहाँ पर प्लेन कंसिडर कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर fp कह रहे हैं, उसके टेंजेंट प्लेन के, ये जो x1 और x2 जो आपने निकाले है ना, ये दोनों क्या होंगे, टेंजेंट प्लेन होंगे उस सरफेस पे, जिस सरफेस के लिए हम फाइंड करेंगे। अगर उस सरफेस पे ये टेंजेंट प्लेन है तो उसका नॉर्मल वेक्टर भी होगा, ऑब्वियसली टेंजेंट वेक्टर पे क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर भी होता है। तो वो नॉर्मल वेक्टर हम कैसे कर सकते हैं, दैट नॉर्मल वेक्टर इज एन कैप, कैपिटल एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा यहाँ पर, x1 क्रॉस x2, वही होता है आपके पास x1 क्रॉस x2 मॉड ऑफ x1, मॉड ऑफ x1 क्रॉस, ये इसका नॉर्मल यहाँ पर हम फाइंड कर, बेसिकली ये इसका यहाँ पर जो है ओवरव्यू हो जाएगा। इस टाइप से हम लोकल सरफेस फाइंड करते हैं, सरफेस का नॉर्मल भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी पैरामीट्रिक कर्व, जहाँ पे u2 कांस्टेंट होता है, और u2 पैरामीट्रिक कर्व जहाँ पे u1 कांस्टेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ में इसका नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप मैथ्स एंड दिस इज टॉपिक फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।